पेज नंबर 390, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। ये जनाब रिलेट कर रहा है आपके डिस्पोजल ऑफ एसेट से। A non-current asset cost 96,000 and was purchased on 1st June year 1। इंफॉर्मेशन मैं जनाब यहां लिखती चली जाऊंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। जी बेटे, क्या इंफॉर्मेशन वो हमें क्वेश्चन में बता रहे हैं? एसेट परचेज्ड ऑन 1st June year 1 और कितने में परचेज किया? फॉर रुपीज 96,000। 96,000 में आपने परचेज किया और एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ वो हमें क्वेश्चन में बता रहे हैं 5 years है। रेजिडुअल वैल्यू 16,000 और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। और उसके बाद वो कहते हैं एसेट सोल्ड ऑन 1st September year 3 for rupees 68,000। अब उसके बाद देखें, एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वो क्वेश्चन में बताते हैं। कहते हैं जनाब कंपनी की पॉलिसी क्या है? ये मैंने जिक्र किया था आपसे कि या तो ईयरली बेसिस पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होगा या मंथली बेसिस पे। और यहाँ क्या कहता है कि कंपनी पॉलिसी रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन इज ऑन मंथली बेसिस। जब मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो ईयर ऑफ परचेज और डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल को कंसिडर किया जाता है। लेकिन जहां पे एनुअल बेसिस पे आपको वो मूव करने के लिए कहे, उस सिचुएशन में डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल को हम इग्नोर कर देते हैं, बल्कि जिस साल एसेट खरीदा है चाहे 1 डे ही क्यों ना यूज हुआ हो, फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करते और इन द ईयर ऑफ सेल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। तो जनाब अब ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें करना क्या है? वो कहते हैं कि जनाब सिर्फ जो आपने एसेट सेल किया है उस पर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कीजिए। मैं सिर्फ इतना सा काम नहीं करवाऊंगी, प्रॉफिट लॉस तो हम कैलकुलेट करेंगे ही, इसके अलावा हम इस क्वेश्चन में एसेट का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट और डिस्पोजल का अकाउंट भी बनाएंगे। तो जनाब सबसे पहले अगर उसने क्वेश्चन में आपसे ये रिक्वायर ना भी किया हो कि जनाब प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट फाइंड आउट करें, फिर और स्ट्रेट उसने आपसे अकाउंट रिक्वायर कर लिए हुए, तब भी आपने क्या करना है कि प्रॉफिट लॉस पहले आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि जनाब जिस टाइम में एसेट सेल हो रहा होता है, हमारा एसेट किस टाइम में सेल हो रहा है? 1st September year 3 में जाकर सेल हो रहा है। यहां तक की बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लो। क्या करना है प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन के लिए? जिस टाइम में एसेट सेल हो रहा होता है उस टाइम तक की पहले बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसका सेल प्राइस के साथ कंपैरिजन कीजिए, आपके पास प्रॉफिट या लॉस आएगा। बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट किया करते हैं? हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो जनाब कॉस्ट प्राइस इस एसेट की कितनी है? हमने कितने में परचेज किया था? हमने इस एसेट को बेटा जी परचेज किया था 96,000 का परचेज किया। और कौन कौन से ईयर में यूज हुआ हम उसकी टोटल सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन, ये एसेट ईयर 1 में भी यूज हुआ, ईयर 2 में भी यूज हुआ
और ईयर 3 में भी यूज हो रहा है। तो हर साल जितने जितने मंथ्स यूज हुआ है उतने उतने मंथ की स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को फॉलो करते हुए उसका एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, हम कॉस्ट में से बेटा जी माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू और फिर उसे यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि हमारे पास है 5। तो 96,000 में से 16,000 माइनस करोगे, आपके पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी 80,000। उसे लाइफ 5 से डिवाइड करोगे, 1 ईयर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आपके पास आता है 16,000। ईयर 1 में एसेट हमने कितने मंथ्स यूज किया, हमने 1 जून को परचेज किया था और बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर उसने क्वेश्चन में एज्यूम करवाया हुआ है वो है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो ऐसा एसेट जो मैंने 1 जून को परचेज किया था, 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक देखिए कितने मंथ्स वो यूज हुआ। जून से लेकर दिसंबर तक वो 7 मंथ्स यूज हुआ है फर्स्ट ईयर में। तो अब क्योंकि हम मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो 7 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लोगे। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ईयर में जो उसका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बनता है वो है हमारे पास 9,333। सेकेंड ईयर में थ्रू आउट द ईयर वो एसेट यूज हुआ, तो सेकेंड ईयर की कंप्लीट ईयर की डेप्रिसिएशन हम लेंगे 96,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 16,000 डिवाइडेड बाय लाइफ, वो हमारे पास बनती है 16,000। थर्ड ईयर में अगर बात करें तो थर्ड ईयर में क्या करेंगे, वो एसेट हमने कब सेल किया है, 1 सितंबर को सेल कर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो अगस्त तक यूज हुआ। तो जनवरी ऑफ ईयर 3 की अगर हम बात करें, जनवरी से लेकर अगस्त तक 8 मंथ्स के लिए ये एसेट यूज हुआ है थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर की 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हम यूं कैलकुलेट करेंगे। 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, ये बेटे हमारे पास बनता है 10,667। तो जनाब फर्स्ट ईयर में ये एसेट 7 मंथ्स यूज हुआ है, सेकंड ईयर में कंप्लीट 12 मंथ्स यूज हुआ है, थर्ड ईयर में एसेट 8 मंथ्स यूज हुआ है। तो जितने मंथ यूज हुआ था मैंने उस मेथड को फॉलो करते हुए उसका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसे एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 9,333 प्लस 16,000 प्लस 10,667, ये मेरे पास बनता है बेटा जी 36,000। तो जनाब जब मैं एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रही हूं उस वक्त कॉस्ट उसकी 96,000 और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36,000। तो जनाब उस टाइम उसकी बुक वैल्यू कितनी बनी, हम माइनस कर देंगे तो जनाब ये हमारे पास बुक वैल्यू आ रही है। जनाब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो लीजिए हमारे पास उस एसेट की बुक वैल्यू आई। इसका कंपैरिजन आप सेल प्राइस के साथ कर लीजिए। 60,000 उस एसेट की बुक वैल्यू थी जब हमने उसको 1 सितंबर को सेल किया, उसकी वैल्यू 60,000 थी, लेकिन कितने में सेल किया, 68,000 में सेल किया। एक्स्ट्रा 8,000 में सेल जो किया है वो क्या है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। हाँ जी अति बेटे। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम ये थर्ड ईयर की समझ नहीं आई मैम, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में ये नहीं कहा था कि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हर ईयर में सेम होता है। हाँ लेकिन अगर मंथली बेसिस पे बात करें वो सेम तो होता है, अगर तीनों साल 12-12 महीने के लिए इस्तेमाल होते तो 16,000 और हमने सेम ही तो लिया है, सिर्फ नंबर ऑफ मंथ्स के चेंज करने की वजह से वो चेंज हुआ है। पहले साल वो 7 मंथ्स यूज हुआ है इसलिए हमने पूरा 16,000 नहीं लिया, 9,333 लिया। थर्ड ईयर में भी वो पूरे 12 मंथ्स यूज नहीं हुआ, 8 मंथ्स यूज हुआ है, इसलिए 16,000 की बजाय 10,667 लिए। मैम ये 16,000 थर्ड ईयर में कहाँ से आया, ये 8 मल्टीप्लाई 12? 96,000 डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकाला है ना, 96,000 माइनस 16,000 डिवाइडेड बाय 5। जी मैम।
तो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को फॉलो करते हुए मैंने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकाला जो कि 16,000 आ रहा है। जी मैम ठीक है। ठीक हो क्या? तो उसके बाद मैंने इसको सम अप कर लिया, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट में से माइनस करी, तो लीजिए आपके पास बुक वैल्यू आ गई। जी मैम ठीक है। तो जनाब कभी भी क्वेश्चन में वो आपको बताए कि कोई एसेट सेल हो रहा है, डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो आपको वैसे तो इसने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्वायरमेंट ही ये थी कि आपने प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है, लेकिन समटाइम वो ये रिक्वायर आपसे नहीं करता, अकाउंट बनाने के लिए कह देता है, डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए, तो तब भी आपने स्टेप नंबर 1 पे ये वर्किंग कर लेनी है। जब आपने ये वर्किंग करके प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लिया तो बेटे उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्पोजल अकाउंट की तरफ जाना है। अब ये देखो मैं आपके सामने डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगी। अब डिस्पोजल अकाउंट हमने बनाना किस तरह सीखा है। जिस एसेट को सेल कर रहे होते हैं, इस एसेट का नाम क्या था जनाब, ये कोई नॉन करंट एसेट था, उसका नाम स्पेसिफाई नहीं किया, उसकी कॉस्ट प्राइस को डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। और ये जो एसेट हम बेच रहे हैं नॉन करंट एसेट, उसकी कॉस्ट प्राइस उसने क्वेश्चन में बताई 96,000, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, लिख देते हैं। हमने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली 36,000। उस एसेट की सेल प्राइस बैंक या कैश के नाम से यहां क्रेडिट किया करते हैं, तो लीजिए हमने क्रेडिट कर दिया, कितने में सेल हुआ, 68,000 में। अब प्रॉफिट है हमारे पास, वो प्रॉफिट डिस्पोजल अकाउंट की किस साइड पे आना चाहिए, डेबिट साइड पे, जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके 8,000। इन चारों इंफॉर्मेशन को लिख देने के बाद डिस्पोजल अकाउंट का टोटल करना चाहिए, टोटल करोगे और वो इक्वल आना चाहिए। सो 96 प्लस 8 ये आपके पास आता है 104। क्रेडिट साइड पे चलें तो जनाब 36 प्लस 68 ये आता है आपके पास 104,000। तो लीजिए हमने डिस्पोजल अकाउंट बना लिया। अब उसके बाद वो अगर आपसे रिक्वायर करता है कि जनाब एसेट का अकाउंट बनाइए और इसके अलावा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाइए, तो चलिए हम इसी क्वेश्चन में उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। एसेट अकाउंट, नॉन करंट एसेट अकाउंट अगर हम बेटे बनाएंगे तो देखो ईयर 1 में आपने एसेट परचेज किया, डेबिट साइड पे लिखोगे कैश, कितने में परचेज किया, 96,000 में। अब ईयर 1 में इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो ईयर 1 का ये आपके पास क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। लीजिए 96,000 हमने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। अब एसेट का अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड कर लोगे, ऑपोजिट साइड पे ब्रॉड डाउन 96,000। अब सेकेंड ईयर में भी वो क्वेश्चन में कहीं हमें नहीं बता रहा कि कोई नया एसेट खरीदा या बेचा है, इसलिए जितना बिगनिंग बैलेंस सेकेंड ईयर का उतना ही क्लोजिंग बैलेंस 96,000। ईयर 3 में भी हम ऐसा ही करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को ऑपोजिट साइड पे कैरी फॉरवर्ड किया। अब वो ईयर 3 में जाके कहता है कि ये एक ही एसेट था, आपने बेच दिया। जो एसेट बिक जाता है बेटे हम क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस एसेट के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं डिस्पोजल के नाम से। तो देखिए अब जो इसका 96,000 था वो एसेट के अकाउंट की क्रेडिट साइड से निकलेगा और डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। ये देखो मैं यहाँ पे उसको दोबारा से शो करवा देती हूँ। ये देखिए ये 96,000 एसेट के अकाउंट की क्रेडिट साइड से निकला और डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। अब क्योंकि हमारे पास एसेट ही एक था, वो ईयर 3 हमने सेल कर दिया, तो ईयर 3 के एंड पे हमारे पास कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। 96,000 का टोटल डेबिट साइड पे, 96,000 का टोटल क्रेडिट साइड पे कोई भी कैरी डाउन नहीं होगा। उसके बाद हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट की बात करें तो बेटे हमने ये पहले भी बनाया, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इस क्वेश्चन में दोबारा से बना रही हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो जब इस जर्नल एंट्री को पोस्ट किया जाता है तो जनाब क्या होगा, इसकी डेबिट साइड पे आप टाइटल लिखोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
और डेप्रिसिएशन ईयर 1 का एक्सपेंस लिख दोगे। और ईयर 1 में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना था ये ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो। वो देखो, उसको रेफर बैक हम कर लेते हैं। ये देखो, ईयर 1 में आपने इस एसेट का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट किया था 9333। तो इसकी डेबिट साइड पे 9333। अब एक्सपेंस का अकाउंट है, कहां क्लोज होगा? ईच ईयर इनकम स्टेटमेंट में 9333। ये ईयर 1 हो गया। इसी तरह हम इसका ईयर 2 और ईयर 3 के एक अकाउंट्स बनाएंगे। ईयर 2 में भी हम ऐसे करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस था 16,000 और लीजिए साथ ही हमने उसे इनकम स्टेटमेंट में क्लोज कर दिया। ईयर 3 में भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ईयर 3 में हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस था 10,667, डेबिट साइड पे लिखा और साथ ही उसे क्रेडिट साइड पे इनकम स्टेटमेंट में क्लोज कर दिया। तो बेटे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट हमेशा यूं ही बनता है। अब चलेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की तरफ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट में यहां इसके पैरेलल बना लेती हूं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट किस तरह बनेगा? हम वो वैल्यूज जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते चले आए हैं, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन होगी विद द टाइटल ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है हमारे पास बेटे 9333। ये क्योंकि एक परमानेंट अकाउंट है इसलिए इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा, हम इसे इनकम स्टेटमेंट में क्लोज नहीं करते। इसलिए मैंने क्या करना है, ऑपोजिट साइड पे डेबिट साइड पे 9333 को लिखा और ये जनाब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ईयर 1 का क्लोजिंग बैलेंस है। और ईयर 2 के स्टार्ट में ऑपोजिट साइड पे मैंने इसे ब्रॉड डाउन कर लेना है 9333। ब्रॉड डाउन करने के बाद सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना है, जो कि एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 16,000 और इसको फिर से हम क्लोज कर लेंगे। 9333 प्लस 16,000 ये हमारे पास बनता है 25,333। 25,333 और ये क्या है? ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है। फिर थर्ड ईयर में गए, क्लोजिंग बैलेंस को ब्रॉड डाउन किया 25,333। अब एसेट एक था वो हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। जब डिस्पोज ऑफ किया एसेट के अकाउंट से उसकी कॉस्ट प्राइस डिस्पोजल अकाउंट में गई थी। और जनाब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जरा देखिए, जितनी वैल्यू 25,333 की ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी थी उसमें ऐड करेंगे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, जो कि आपके पास कितना है 10,667। इसको ऐड किया, ये जनाब मेरे पास बनता है 36,000 का टोटल। इस 36,000 के टोटल को लास्ट ईयर में आपने कैरिड फॉरवर्ड नहीं करना। क्यों? एक ही एसेट था तो वो क्योंकि सेल हो चुका, हमने उससे रेलेवेंट जितने भी अकाउंट्स हैं उनको क्लोज कर देना है। और क्लोज करने का तरीका क्या है? देखो 36,000 आपके क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से ये वैल्यू निकलेगी और आपके डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो डिस्पोजल के अकाउंट में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आप लिखोगे डिस्पोजल। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जनाब जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा होता है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम एक्यूमुलेटेड के अकाउंट से निकालते हैं डेबिट साइड से और डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देते हैं। अगर 36,000 की मैं एंट्री पास करने के लिए आपको बोलूं तो आप उसकी एंट्री क्या पास करोगे? क्योंकि 36,000 की अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे है तो इसकी जर्नल एंट्री में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा 36,000 से और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा 36,000 से।
68,000 में आपने इस एसेट को सेल किया है, पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, और क्योंकि ये डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है इसलिए डिस्पोजल अकाउंट 68,000 से क्रेडिट होगा। कॉस्ट प्राइस इस एसेट की थी 96,000 जो कि आपने एसेट के अकाउंट से निकाली थी, एसेट के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा था, डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे आई थी, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डिस्पोजल अकाउंट 96,000 से डेबिट और नॉन करंट एसेट का अकाउंट 96,000 से क्रेडिट। अब अगर मैं इन अकाउंट्स को सम अप करूं तो कैसे इनके अकाउंट्स बनेंगे, मैं इनके फाइनल फॉर्मेट्स आपके सामने ड्रॉ करने लगी हूं। ये तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट सा था कि एक ही एसेट था 3 सालों के बाद बेच दिया, लेकिन बेटा ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि बिजनेसमैन के पास एक ही एसेट हो और वो बेच दे। बिजनेसमैन के पास तो बहुत से एसेट्स होते हैं, उनमें से कोई एक आध बेच दिया जाता है, बाकी जो है वो आपने नेक्स्ट ईयर में यूज करने होते हैं। तो जो एसेट बेच दिया उनकी वैल्यूज तो आपने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है, और जो बाकी एसेट्स आपके पास रह गए हैं वो एसेट के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। तो अब मैं आपके सामने जनाब, जिस तरह अगर आपको याद हो एक्रूअल और प्री पेमेंट के चैप्टर में मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट एक्रूड की और प्रीपेड की बताने के बाद एक्सपेंस का भी एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट बनवा दिया था कि अगर आपको एक ऐसा एक्सपेंस अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए जो कि एक ही टाइम में क्रूड भी हो सकता है प्रीपेड भी, तो वो अकाउंट कैसे बनेगा। कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट मैंने आपको एक्सपेंस का भी बनवाया था, इनकम का भी, यहाँ पे भी बेटे मैंने ऐसे ही करना है। अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट्स में बना दूंगी नॉन करंट एसेट के और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के और डिस्पोजल के मैक्सिमम उनमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आ सकती हैं। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट अकाउंट। नॉन करंट एसेट अकाउंट जब भी आपने बनाना है कॉस्ट प्राइस पे बनाना है, और वो कैसे बनेगा, देखिए एसेट है इसलिए उसका बिगिनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे। एसेट परचेज किया, उससे एसेट का बैलेंस बढ़ जाता है इसलिए उसे क्या करते हैं, डेबिट साइड पे मेंशन करते हैं। तो अगर आपने उसके अगेंस्ट में पैसे दे दिए हुए हैं तो बैंक इसकी डेबिट साइड पे आएगा, और ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को जब परचेज करते हैं एसेट का बैलेंस बढ़ता है, और एसेट जब भी बढ़े उसे डेबिट किया जाता है। और अगर जनाब कोई एसेट आप बेच दोगे तो क्या करोगे, उसकी कॉस्ट प्राइस क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो जनाब मैक्सिमम इसमें ये 4 ट्रांजैक्शन आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ होगा, आपके पास ईयर के स्टार्ट में कुछ एसेट्स होंगे, कुछ आपने मजीद परचेज किए डेबिट साइड पे लिख दिए, जो सेल किए उनकी कॉस्ट प्राइस क्रेडिट साइड पे लिख दी, बाकी आपके पास नॉन करंट एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब मैंने नॉन करंट एसेट के अकाउंट के साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज लिख दी, और वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे इन चारों ट्रांजैक्शन की आपने कॉस्ट प्राइस ही मेंशन करनी है। नॉन करंट एसेट का जो बिगिनिंग बैलेंस है पॉसिबल है कि वो उसकी बुक वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में बताए और उसकी कॉस्ट प्राइस भी बताए। जब हम नॉन करंट एसेट का अकाउंट बना रहे हैं तो हमेशा आपने कॉस्ट प्राइस पे बनाना है, तो बिगिनिंग वैल्यू जो लेनी है वो भी कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में, क्लोजिंग बैलेंस भी कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में, जो एसेट परचेज किया उसकी भी कॉस्ट प्राइस, जो एसेट बेचा उसकी भी कॉस्ट प्राइस ही लिखनी है आपने। तो जनाब नॉन करंट एसेट का अकाउंट बन गया, उसके बाद आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल किस तरह बनेगा, अब उसका बिगनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन बैलेंस कौन, क्योंकि नेगेटिव एसेट अकाउंट है इसलिए बिगनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस इसका डेबिट साइड पे। ड्यूरिंग द ईयर जितने एसेट्स यूज हुए हैं उसका मतलब है वो डेप्रिशिएट भी हुए होंगे, तो जो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा फॉर द ईयर जो कि हम कैलकुलेट करके इनकम स्टेटमेंट में लिखा करते हैं वो इसकी क्रेडिट साइड पे आता है, और जो एसेट आपने सेल कर दिए होते हैं उसकी टोटल डेप्रिसिएशन इसकी डेबिट साइड से निकालते हो और डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। इस अकाउंट में भी इन द ईयर ऑफ सेल ये 4 ही मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आ सकती हैं, कोई 5th वन नहीं आ सकती।
बिगिनिंग बैलेंस इसका क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, और जितने एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर आपने यूज किए हैं उनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर दैट स्पेसिफिक ईयर क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और जो एसेट आपने बेच दिया होता है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन इस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखोगे, और वो कौन किस नाम से लिखोगे, डिस्पोजल के नाम से लिखोगे, वो इसकी डेबिट साइड से निकलेगी और डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और डिस्पोजल अकाउंट कॉम्प्रिहेंसिव मैं पहले ही आपके सामने बना चुकी हूँ। तो जनाब ये हमने डिटेल में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं जनाब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल फाइंड आउट करना है, डिस्पोजल का अकाउंट भी बना लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस भी इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनाब स्टार्ट कीजिएगा इसको भी। हामिद दोबारा से बेटे। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम ये जो डिस्पोजल अकाउंट है इसका नॉर्मल बिहेवियर क्रेडिट होगा? डिस्पोजल का कोई बिहेवियर नहीं होता, ये टेम्पररी अकाउंट है। जैसा सस्पेंस अकाउंट टेम्पररी है ना, कि जब ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइड वो टैली नहीं कर रही होती, तो उसमें टैली करने के लिए फॉर द टाइम बिंग हम ओपन करते हैं, बाद में वो जब टैली हो जाता है ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है। इसी तरह डिस्पोजल एक टेम्पररी अकाउंट है जो हम सिर्फ बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करने के लिए, और वहां से वैल्यू साथ ही हम इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो डिस्पोजल कोई ऐसा आपका परमानेंट अकाउंट नहीं है। तो इसी वजह से मैम इसका कैरी डाउन नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, ये टेम्पररी अकाउंट है। यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा yes, अब देखो बेटे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर चलें, उसमें क्या है, एक नॉन करंट एसेट है, उसमें भी वो यही सपोज करवा रहा है कि 1 जून ईयर 1 में आपने परचेज किया, सिर्फ वैल्यूज का थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या है, वो भी आपने 1 जून ईयर 1 में परचेज किया 2,16,000 का। एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी कितनी है, 8 ईयर्स है, और एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 24,000 है। एसेट इज डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, और बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है। एसेट को आपने ईयर 4 में जाके 1 सितंबर को सेल कर दिया 1,63,000 में, और उसको सेल करने पे जो डिस्पोजल कॉस्ट आपको बियर करना पड़ी वो 1,000 है। तो इसका मतलब है कि एसेट को बेचने से जो मेरे पास लमसम पैसे आए वो 1,62,000 थे, क्योंकि 1,63,000 का बेचा, उसमें से 1,000 का तो आपका डिस्पोजल एक्सपेंस हो गया। तो नेट सेल प्राइस जो हमें रियलाइज हुई वो 1,62,000 की थी। अब वो क्या कहते हैं, इट इज द कंपनी पॉलिसी टू चार्ज अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जब वो क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट बोले कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज करें, इसका कहने का मतलब है ईयर के जितने हिस्से में आपने एसेट को यूज किया है, जितने मंथ्स के लिए यूज किया उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन, मतलब मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करोगे इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द एसेट वाज हेल्ड। जितने मंथ आपने एसेट को होल्ड किए रखा, उसको यूज किया, उतने मंथ की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए जनाब इसमें हम प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते हैं, और वो मैंने तरीका कार क्या बताया कि जनाब एसेट की लिख लीजिए कॉस्ट। कितनी कॉस्ट है जनाब, ये एसेट हमने ईयर 1 में 2,16,000 का परचेज किया था, उसमें से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेट करनी है हमें। ईयर 1 में किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखो कॉस्ट है 2,16,000, उसमें से उसकी स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हैं, और स्क्रैप वैल्यू वो कितनी बोल रहा है 24,000, और उसको उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ से डिवाइड कर देते हैं। इस क्वेश्चन में उसने एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी बोली हुई है, 8 ईयर्स। जनाब पहले इतना सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आएगा वो पूरे साल का आएगा, 2,16,000 माइनस 24,000 डिवाइडेड बाय 8। तो बेटे एक साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस मेरे पास आता है 24,000। लेकिन देखो ईयर 1 में वो कितने मंथ्स यूज हुआ है, 1 जून को आपने परचेज किया तो 7 मंथ्स यूज हुआ है, तो हमें 7 मंथ की ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि मंथली बेसिस पे वो चलने को कह रहा है। तो जनाब 7 मंथ की निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो मेरे पास ये वैल्यू आती है 14,000। अली मैं आपकी बात सुनती हूँ अभी।
हाँ जी अली हैदर दोबारा से। मैम ये इसी क्वेश्चन के नीचे एक लाइन में लिखता है ना, यानी कि 3-4 लाइनें छोड़ के, दिस इज द कंपनी पॉलिसी टू चार्ज एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड इन द ईयर ऑफ एंड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। हाँ जी मैम इस लाइन की इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका पूरे मत साल के हाँ हम चार्ज करेंगे। नो प्रोपोर्शनेट, साल के उतने हिस्से का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करो जितने हिस्से में आपने एसेट को होल्ड किया, यूज किया। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, तो बेटे फर्स्ट ईयर का 14,000 हो गया। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर तो कंप्लीट सेकेंड ईयर ये एसेट यूज हुआ, तो सेकेंड ईयर की कंप्लीट डेप्रिसिएशन जो कि 24,000। थर्ड ईयर में भी ये पूरे साल इस्तेमाल हुआ है तो थर्ड ईयर के भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन 24,000। फोर्थ ईयर में जाके आपने उसको बेच दिया। अब फोर्थ ईयर की पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं लोगे, हम देखते हैं कि फोर्थ ईयर में कितने मंथ यूज हुआ है। फोर्थ ईयर में हमने उसको 1 सितंबर को बेच दिया, इसका मतलब वो सितंबर से पहले पहले 8 मंथ्स यूज हुआ है, तो उसकी 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकाल लेते। 24,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, ये बनता है मेरे पास बेटे 16,000। अब उसकी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितने साल इस्तेमाल किया उसको एड अप कर देते हैं, ये मेरे पास बनती है 78,000। अब 78,000 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी और कॉस्ट प्राइस थी 2,16,000। तो बेटे जब हम उसको बेच रहे हैं उस वक्त उसकी बुक वैल्यू थी 1,38,000, लेकिन मैंने उसको बेचा कितने में, जो आपने सेल प्राइस लेनी है, नेट सेल प्राइस लेनी है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्पोजल कॉस्ट, मतलब 1,63,000 माइनस 1,000, 1,62,000 में आपने उसको बेचा है। तो जनाब मेरे पास कितने का प्रॉफिट ज्यादा में बेचा है, तो मेरे पास प्रॉफिट कितने का हुआ है 24,000। ये प्रॉफिट ऑन गेन है, प्रॉफिट या गेन है ऑन डिस्पोजल। अब इसका टी अकाउंट जनाब बनाते हैं, डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं और उसमें ये सारी की सारी वैल्यूज हम ट्रांसफर करते हैं। डिस्पोजल अकाउंट, ये देखिए इसकी डेबिट साइड पे उस नॉन करंट एसेट की कॉस्ट आएगी जो कि कितनी है 2,16,000। क्रेडिट साइड पे उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि आएगी 78,000, और जितने में बेचा है उसकी सेल प्राइस बैंक के नाम से क्रेडिट करेंगे 1,62,000। प्रॉफिट कौन सी साइड पे आता है, डेबिट साइड पे अगर लॉस होता तो क्रेडिट साइड पे 24,000। अब इसको टोटल करके देख लेते हैं जनाब, 24,000 प्लस 2,16,000, 2,40,000 डेबिट साइड पे आ रहा है, इतना ही क्रेडिट साइड पे होना चाहिए। 78 प्लस 162 लीजिए, 2,40,000 आपकी क्रेडिट साइड पे आ रहा है। हमने डिस्पोजल अकाउंट बना लिया। अली हैदर दोबारा से बेटे। मैम ये डिस्पोजल अकाउंट में 162 की जगह 163 होना है मैम, बुक में 163 लिखा हो। वो उससे 1,000 ऑपोजिट साइड पे बैंक भी लिखा होगा, आप मैंने उसको नेट ऑफ करके लिख दिया, ऐसे करोगे जब भी ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है कि ऐसे कर दो जैसे मैंने आपके सामने नेट ऑफ करके किया। तो जनाब ये हमने डिस्पोजल अकाउंट की प्रैक्टिस भी कर ली और उस पर प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना भी सीख लिया। अब इस चैप्टर का मेजर पोर्शन हमारा कवर अप हो गया हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट रह गया हुआ है हमारा वर्किंग बैग का, वो आज मैं नहीं करवाऊंगी। आज की पहले जो है आप असाइनमेंट मेरे से लीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में पेज नंबर 399 पे गिवन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 399 पे गिवन है। इसके जनाब 8 पार्ट्स हैं, ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपकी होम असाइनमेंट हो गई। अब जनाब एक क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व करवा देती हूँ। उसके लिए जनाब आप आइएगा अपनी बुक में
पेज नंबर 400 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 जिसका टाइटल है टाइम लाइफ एंटरप्राइजेस, ये आपको मैं सॉल्व करवाती हूँ। समी खान का क्वेश्चन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी समी बेटा। मैम ये क्वेश्चन का नाम मेंशन करते हैं, वो क्वेश्चन बैंक में नजर नहीं आ रहा ये। पता क्या है, उसमें नजर नहीं आ रहा, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का कोई नाम नहीं है यहाँ पे मेरे पास। सिंपल आप उसमें देखोगे, उसके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में, एक एग्जांपल में 8 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट का स्टार्ट एंड आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट 1.26 मिलियन, 12,60,000 मिला। जी मैम। इसके 8 पार्ट हैं और आखिरी पार्ट में मोटर व्हीकल कॉस्ट 80,000 का जिक्र कर रहा है 2 years ago। जी मैम। अब हाँ जी ये वाला, और अभी जो हम सॉल्व करेंगे क्लास में वो है टाइम लाइफ एंटरप्राइजेस से रेलेवेंट ओके प्रैक्टिस मैम। वो क्वेश्चन नंबर। प्लांट एंड हाँ मशीनरी बुक में करना है क्या कह रहे हो? मैम, ये जो भी करना है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट। हाँ जो अभी करना है, हाँ जी बिल्कुल वो करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन का नाम है टाइम लाइफ एंटरप्राइजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट 12,38,7,060 गिवन है। समझ मिल गया बेटे आपको? जी मैम, इधर क्वेश्चन बैंक में 6 है मैम ये। चलें, क्वेश्चन बैंक जिनके पास है वो उनके पास ये 6 है, और जिनके पास ये बुक्स हैं उनमें पेज नंबर 400 पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए बेटे इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टाइम लाइफ एंटरप्राइजेज एज ऑन 31 दिसंबर 2013 डिपिक्ट्स द फॉलोइंग। जनाब आपकी 31 दिसंबर 2013 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्होंने वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आपको बताई है कि हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 12.387 मिलियन की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4.792 मिलियन की, माइनस करके उन्होंने बुक वैल्यू बताई आपको 7.594 मिलियन। हमें करना क्या है? कहता on reviewing the accounts of the business, its auditor found that records have been correctly maintained except the following events। वो कहता है कि जनाब ये अकाउंट बनाते वक्त हमसे 2 मिस्टेक्स हो गई, 2 एरर्स हो गए, हमने उनको रेक्टिफाई करना, और रेक्टिफाई करने के बाद हमें करना क्या है, रिक्वायरमेंट की तरफ मैं अब चलूंगी। डिटरमिन द करेक्ट बैलेंसेस एज at 31st December 2013 by recording appropriate adjustments in the following account। आपने ये जो एडजस्टमेंट्स करनी है जर्नल एंट्री की हेल्प से नहीं करनी, बल्कि डायरेक्टली प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है। तो क्योंकि हमें अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करनी है तो एक काम करते हैं, अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं और जो उन्होंने बैलेंसेस हमें क्लोजिंग दिए हुए हैं उनको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, रिकॉन्सिलेशन की तरफ ले आते हैं और रिकॉन्सिलेशन प्रोसीजर में वो बिगनिंग बैलेंस हो जाएंगे। तो हम अकाउंट ओपन करके इसकी करेक्शन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि करेक्शन हम प्रीवियस चैप्टर में जो करेक्शन करते आए वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज के थ्रू करते आए। यहाँ वो कहता है करेक्शन डायरेक्टली अकाउंट पे कीजिए, तो हम अकाउंट में कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट भी ओपन करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी हमें रेक्टिफिकेशन करनी है। और रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में जो उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी के क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं वो एज अ बिगनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएंगे। एसेट के अकाउंट में कॉस्ट प्राइस ट्रांसफर होगी, कॉस्ट प्राइस है 12387,060। ये वैल्यू मैं यहाँ ट्रांसफर करती हूँ एसेट के अकाउंट की डेबिट साइड पे, 12387,060 ये ब्रॉड डाउन है, एसेट का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पे है। ये क्लोजिंग, लेकिन रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस के लिए क्या कंसिडर होगा, बिगनिंग। 4792,540 लीजिए बैलेंसेस मैंने कैरी फॉरवर्ड किए। अब देखते हैं कि मिस्टेक क्या हुई है और उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। पहली मिस्टेक क्या हुई, ऑन 17th January 2013 इस ईयर में a contract was signed for the purchase of a machinery from Makers Limited for rupees 1,125,000 which is to be delivered on July 17, 2014। हमने जनाब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हमने मेकर से मशीन परचेज करनी है जिसकी कॉस्ट ये होगी, लेकिन उसकी डिलीवरी हमारा जो करंट ईयर है वो 2013 है, इसकी डिलीवरी हमें 17 जुलाई 2014 नेक्स्ट ईयर में आएगी।
TLE जिसका क्वेश्चन हम सॉल्व करें, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग करें, टाइम लाइफ एंटरप्राइजेस, उसने पे किया एन एडवांस ऑफ 4,50,000 ऑन द साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड ऑन द डिलीवरी ऑफ द मशीन। हमने 11-25 लाख में से 4,50,000 जो है वो एडवांस दे दिया, और बकाया पैसे जब हमारे पास एसेट आएगा तब देंगे। अब जो एडवांस हमने दिया था, जो बेटे हमने एडवांस दिया हुआ था, उसके अंगेंस्ट में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी बेटे जब तक फिजिकली हमारे पास नहीं आ जाती, जब तक हम बेनिफिट उसका नहीं ले लेते, वो तब तक एक्सपेंस नहीं बनना था, वो एसेट नहीं बनना था। ये एसेट हमारा कब बनेगा, जब हमारे पास 17 जुलाई 2014 को प्लांट एंड मशीनरी आएगी और हम बकाया रकम अदा करेंगे, तो तब ये हमारे पास एसेट बनना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो एडवांस पे किया हुआ था, डाउन पेमेंट की हुई थी 4,50,000 की, इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब हम उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 4,50,000 को, और ये हमारा अभी एडवांस एक्सपेंस है जो उनकी तरफ गया हुआ है। अब देखो, अगर एसेट के अकाउंट में 4,50,000 की अमाउंट रॉन्गली इंक्लूड थी, देन डेफिनेटली हमने वो डेप्रिशिएट भी कर दी होगी, तो इसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी आपने कैंसिल करना है। और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हम कैसे कैंसिल किया करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती है। तो जब उसका इफेक्ट कैंसिल करना होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे एक्सपेंस के नाम से। अब कितनी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की होगी उसके लिए जनाब सेकंड पॉइंट के एंड में पहले डेप्रिसिएशन से रेलेवेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। कहते हैं डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 10% पर एनम, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंगली चलना है। रेट है 10%। डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू एसेट्स कमेंस इन द मंथ इन विच द एसेट इज एक्वायर्ड। जिस महीने में हमने एसेट परचेज किया, मतलब मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो क्योंकि और जनवरी में, क्योंकि जिस और कौन से मंथ से स्टार्ट करें, जिस मंथ में एसेट आपके पास आ गया। ये एसेट मेरे पास जनवरी में आ गया था, तो जनवरी के मंथ से ही इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी शुरू हो गई होगी। हमने इसको 10% के अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट कर दिया होगा। तो 4,50,000 पे 10% डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई होगी, 45,000। 4,50,000 का 10% 45,000 डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस चार्ज कर दिया होगा। अब उसको कैंसिल कर दीजिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे और एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। अब एक्सपेंस अकाउंट उसने रिक्वायर्ड नहीं किया, इसलिए हम उसको यहाँ पे शो नहीं कर रहे। एक एरर हमने रेक्टिफाई कर लिया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। Installation of a machine was completed on 21st January 2013। करंट ईयर में एक मशीन थी जिसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई हुई थी। कॉस्ट ऑफ द मशीन थी 2.7 मिलियन वॉज डेबिटेड टू द प्लांट एंड मशीनरी। जो नई मशीन हमने इंस्टॉल करवाई है उसकी कॉस्ट 27 लाख थी और हमने प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट कर दी, तो सही किया, 27 लाख डेबिट ही होना चाहिए था, नया एसेट खरीदा है। लेकिन जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी उसकी क्या गलती की, वो 3 लाख एसेट में जाना चाहिए था, उन्होंने रिपेयर एंड एक्सपेंस के अकाउंट में डाल दिया। देखो बेटे, जब हम मशीन को इंस्टॉल करते हैं, फिक्स करते हैं, नॉन करंट एसेट को परचेज करते हैं, उसको यूज करने से पहले के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं और नॉन करंट एसेट के अकाउंट में ही चले जाते हैं। तो ये 3 लाख इंस्टॉलेशन का खर्चा था, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट होना चाहिए, इन्होंने गलती से रिपेयर के अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब रिपेयर के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट को डेबिट करेंगे। 3 लाख को रिपेयर के अकाउंट से निकालेंगे। अब देखो, इसका मतलब ये है कि 3 लाख की जो कॉस्ट है वो आपके प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में नहीं आई। तो 3 लाख की अमाउंट अगर नॉन करंट एसेट के अकाउंट में नहीं आई, इसका मतलब है कि वो डेप्रिशिएट भी नहीं हुई। तो अब हमें क्या करना है, इसको डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट।
अब ये किस मंथ का एक्सपेंस है? जनवरी के मंथ का एक्सपेंस है, और उसने कहा जिस मंथ का एक्सपेंस होगा, जिस मंथ में एसेट हमारे पास आया होगा, उस मंथ से उसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब इसकी 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। 10% के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास बनती है 30,000। तो जनाब ये दो एरर्स थे, और हमने यही चीजें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में भी पढ़ी थी कि जब नॉन करंट एसेट के अकाउंट में मिस्टेक हो जाती है और डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी हुई हो, तो फिर उस सिचुएशन में हम सिर्फ मिस्टेक की करेक्शन नॉन करंट एसेट के अकाउंट में ही नहीं करते, बल्कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी उसकी करेक्शन किया करते हैं। तो लीजिए जनाब, हमने उसकी करेक्शन कर दी, और करेक्शन के बाद उनके करेक्ट क्लोजिंग बैलेंसेस हम फाइंड आउट कर लेंगे। और करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है जनाब? 1238760 प्लस किया इसमें 300,000, ये मेरे पास बनता है जनाब 1268760 टोटल है। 1268760 माइनस 4,50,000, तो करेक्ट बैलेंस आता है इसका हमारे पास 12237,060। इसी तरह इसकी करेक्शन के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस, करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो कितना है? जहाँ 4792,540 प्लस 30,000, ये मेरे पास बनता है 4822,540 4822,540 माइनस 45,000, इसका करेक्ट बैलेंस आता है जनाब 4,777,540। तो जनाब ऐसे एरर्स हमने पहले पढ़े और उसको रेक्टिफाइंग एंट्री की हेल्प से करेक्ट किया। यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट थी कि जनाब एंट्रीज नहीं पास करनी, बल्कि क्या काम करना है, आपने उसका इफेक्ट डायरेक्टली टी अकाउंट्स में शो करना है। तो जनाब अब ये क्वेश्चन हो गया, एक और करें। 2 पार्टिसिपेंट्स, मैम हाँ मैम जी। यहाँ तो वो कहीं भी स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि कितने माह यूज हुआ और कितने नहीं, वो तो डेट ही कोई नहीं दे रहा। क्यों? देखो वो बात सुने बेटे, ये देखो वो बता रहा है ना। कौन से एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं? सेकंड वाली में। सेकंड वाले में देखो वो बता रहा है इंस्टॉलेशन कब हुई है, ये इंस्टॉलेशन का खर्चा कब हुआ है। वो तो हुआ है ना जनवरी में। हाँ तो और उसने डेप्रिसिएशन की पॉलिसी में क्या बताया है? तो उसने मंथली कहा है, तो उसने ये तो नहीं कहीं भी कहा कि हमने वो क्या नाम है इसका सेल कब की है। सेल तो किया ही नहीं बेटे। ये एसेट जो है, हमने हमारे पास इस एसेट को हमने खरीदा तो सॉरी, होगा, हाँ मतलब इंस्टॉलेशन की। हाँ इंस्टॉलेशन थी हमारे पास। इसकी इंस्टॉलेशन का 3 लाख का खर्चा जनवरी में हुआ था। तो जी जनवरी में ये बिल्कुल 3 लाख की अमाउंट नॉन करंट एसेट के ऐड डेप्रिशिएट होनी चाहिए थी। जी। तो ना ये ऐड हुई ना ये डेप्रिशिएट हुई, तो अब हमने ऐड भी कर दी और डेप्रिशिएट भी कर दी। तो वो जो पहले वाला था जो हाँ जी। 45,000 फर्स्ट एंट्री में, वो आपने उसमें उसे डेबिट कर दिया, यहाँ पे आपने क्रेडिट कर दिया। उसकी रीजन क्या थी? 4,50,000 की ऐसी अमाउंट थी जिसके केस में अभी आपके पास नॉन करंट एसेट आया नहीं, अभी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। जब बहुत ज्यादा वैल्यू का नॉन करंट एसेट हम परचेज करते हैं, नॉर्मली ऐसे ही परचेज किया जाता है कि जनाब कुछ डाउन पेमेंट कर दी जाती है, खास टाइम पीरियड के बाद वो एसेट आपके पास आ जाता है। जिनसे आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है उनसे कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हुआ है कि हम आपसे खरीदेंगे और ये एडवांस पैसे ले लीजिए। अब उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको अगले साल जाके 17 जुलाई को जाके आफ्टर 7 मंथ्स जो है वो एसेट आपको बनाकर देंगे। वो एसेट हमारे पास तब आएगा, वो जब हमारा नॉन करंट एसेट बनेगा, फिर उसे एसेट के अकाउंट में आना चाहिए। तो अभी तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त एडवांस पेमेंट की है 4,50,000 की, एसेट नहीं आया, तो इस 4,50,000 को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए जब तक एसेट हमारे पास नहीं आ जाता। वो तो ठीक है मैम, जैसे कि हम एडवांस एक्सपेंस जो भी हमारा होता है वो हमारा एसेट होता है। हाँ लेकिन ये नॉन करंट एसेट नहीं है, एडवांस एक्सपेंस हमारा एसेट है जो एडवांस एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट होगा। यहाँ डेबिट नहीं होना चाहिए था, लेकिन गलती से यहाँ इंक्लूड था, इसलिए क्रेडिट करके निकाल दिया। यहाँ पे तो इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हमने से क्रेडिट कर दिया। हाँ तो जब क्रेडिट किया ना, अब देखो ये 4,50,000 की अमाउंट बिगनिंग वैल्यू में शामिल थी, ये हमने गलती से शामिल कर दी। अब जब शामिल कर दी होगी डेफिनेटली वो डेप्रिशिएट भी हुई होगी। ठीक हो गया।
तो इसलिए उसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी कैंसिल करना है। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, अच्छा चलो आज एक काम करते हैं, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ते हो आप लोग, इसलिए आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही नफा, ये करवा दें। और एक क्वेश्चन नहीं वैसे मैम, और हो सकता है। ठीक है, टेस्ट भी है ठीक कल। है, अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी, अतीब ने भी कुछ पूछना था, मेरा ख्याल है अली भी थे, उनको भी मैंने अनम्यूट किया था। उसमें आपने बता दिया खुद ही कि हम अच्छे मुझे बच्चे पता। हैं। अच्छा चलो ठीक है, चलें जनाब, इट्स इनफ फॉर द डे। आज आपको असाइनमेंट में भी जरा काफी डिटेल क्वेश्चन मिल गया, वो आपने प्रैक्टिस करना है बिफोर नेक्स्ट क्लास। तो फिर आपको कॉम्प्रिहेंसिव जो आगे डिटेल्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो फिर उसकी समझ तब आएगी जब एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जरूर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।